19 अप्रैल 1975 इंडिया की स्पेस हिस्ट्री का वो दिन जब पहली बार भारत ने स्पेस में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। सोवियत संघ की मदद से धरती के ऑर्बिट में छोड़ा गया ये सैटेलाइट उस टाइम पे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इसी कामयाबी ने इंडिया को दुनिया के टॉप नेशंस की लिस्ट में शामिल कर दिया था। तो आखिर कैसा था भारत का पहला सैटेलाइट और कैसे इसे स्पेस में लॉन्च किया गया था? आखिर क्या है भारत के पहले सैटेलाइट बनाने से लेकर उसे स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च करने की कहानी? आइए जानते हैं। तो 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जब पूरा यूरोप और अमेरिका तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा था, तब भारत अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उस टाइम पे हमारे देश में काबिल वैज्ञानिकों की कमी थी, बल्कि उस दौर में भी भारत में सीवी रमन, मेघनाथ साहा, रामानुजन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जैसे वैज्ञानिक पैदा हुए थे। लेकिन उस टाइम पे बदकिस्मती से इन सभी को काम करने के लिए विदेशों में ही जाना पड़ता था। इसके बाद आता है 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब भारत सदियों की गुलामी से आज़ाद होकर एक नई सुबह का सूरज देखता है। आज़ादी मिलते ही तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने साइंस और इंडस्ट्रीज के प्रचार प्रसार पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि तब टेक्नोलॉजी की फील्ड में दो ही फ्रंटियर माने जाते थे, जिसमें पहली तो थी परमाणु ऊर्जा और दूसरा था स्पेस प्रोग्राम। इन सब के बाद 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की शुरुआत होती है और इसी के साथ भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना भी शुरू कर देता है। लेकिन स्पेस रिसर्च से भारत अभी भी कोसों दूर था। 60 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ में स्पेस प्रोग्राम की रेस शुरू हुई, तब भारत रॉकेट लॉन्च की टेस्टिंग कर रहा था। और ख़ास बात यह है कि 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट भेजने में भारत सफल भी हो चुका था। इसके बाद 1962 में द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार की स्थापना होती है और 1968 आते आते इनकोस्पार इसरो बन जाता है और इसी के साथ शुरू होता है भारत का स्पेस प्रोग्राम, जिसका मकसद था भारत का अपना सैटेलाइट लॉन्च करना। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि पहली मुश्किल तो यही थी कि सैटेलाइट बने कैसे, और मान लो कि हमने सैटेलाइट बना भी लिया तो उसे लॉन्च कैसे करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे भारत के पास अपना कोई लॉन्च व्हीकल तो था नहीं। इस पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कहते हैं कि जब अमेरिका ने परमाणु प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो उनके पास भी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बाकी सुविधाएं उन्हें भी बाद में जाकर मिली हैं। इसीलिए अगर हम सारी सुविधाओं का इंतज़ार करेंगे तो काम कभी भी शुरू नहीं होगा। अब यहाँ से आर्यभट्ट सैटेलाइट के बनने की असली कहानी शुरू होती है। साल था 1968। डॉक्टर विक्रम साराभाई अपने एक असिस्टेंट UR राव से मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो भारत के लिए एक सैटेलाइट बनाएं, क्योंकि 60 के दशक में साराभाई सोवियत संघ और नासा का दौरा करके आए थे। इसीलिए वो उस टाइम पे स्पेस टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से समझते थे। और एक खास बात यह भी है कि उस टाइम पे सोवियत संघ में स्पेस प्रोग्राम को पर्दे के पीछे रखा जाता था, मतलब कि ये बहुत ही क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी थी। कुछ दिनों के बाद राव सैटेलाइट मेकिंग की एक रिपोर्ट लेकर साराभाई के सामने पेश होते हैं। रिपोर्ट देखकर साराभाई कहते हैं कि सब कुछ सही है, तुम काम शुरू कर सकते हो। और यहीं पर यह भी तय हो जाता है कि इस प्लान को राव ही कमांड करेंगे। साल 1969 में प्रोग्राम की लीडरशिप लेने के बाद राव ने 20 इंजीनियर्स की एक टीम इकट्ठा की। इनका पहला काम ये था कि ये सबसे पहले सैटेलाइट का डिज़ाइन तैयार करेंगे। राव की टीम ने तय किया कि एक 100 किलोग्राम की सैटेलाइट बनाएंगे और उसे अमेरिकी रॉकेट स्काउट की मदद से लॉन्च कर देंगे। अब इसके बाद राव और उनकी टीम सैटेलाइट बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास मॉस्को से एक भारतीय राजदूत DP धर का एक मैसेज पहुंचता है, जिसके मुताबिक सोवियत यूनियन सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारत की हेल्प करना चाहता था। विक्रम साराभाई को जब ये पता चलता है तो वे भी इसके लिए एकदम से राजी हो जाते हैं। अब यहाँ सभी भारतीय वैज्ञानिक सोवियत संघ की इस बात को इसीलिए भी मान लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका अपने रॉकेट के इस्तेमाल के बदले भारत से एक मोटी रकम ले रहा था। वहीं सोवियत यूनियन ये काम बिल्कुल फ्री में करना चाहता था। अब इसके एक महीने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों और सोवियत संघ के राजदूत निकोलाई के बीच एक मीटिंग होती है। मीटिंग में प्लान सुनाने के बाद निकोलाई सैटेलाइट लॉन्च के लिए सोवियत व्हीकल के इस्तेमाल के लिए राजी हो जाते हैं। निकोलाई तो यहाँ तक कह देते हैं कि सैटेलाइट बनाने में सोवियत वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिकों की मदद करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पूछने पर निकोलाई ने जवाब दिया कि भारत की सैटेलाइट चीन से ज़्यादा भारी होनी चाहिए, इसके बाद ही सोवियत वैज्ञानिक भारत की मदद करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों?
अब ये एक अलग कहानी है और इसकी जड़ें भी काफ़ी गहरी हैं, इसीलिए इस शर्त के पीछे की कहानी हम किसी और वीडियो में जानेंगे। बहरहाल विक्रम साराभाई और राव के लिए ये एक नया सरदर्द था, क्योंकि अब तक तो वो ये मानकर चल रहे थे कि एक 100 किलोग्राम का सैटेलाइट बनाएंगे और उसे लॉन्च कर देंगे। लेकिन अब शर्त मान लेने पर और सोवियत संघ के हामी भरते ही राव और उनकी टीम काम में लग जाते हैं। उन्होंने लगभग 350 किलो के एक सैटेलाइट का डिज़ाइन बनाया जो चीन के सैटेलाइट से वजन में दोगुना था, और अभी सैटेलाइट में 3 पेलोड और जोड़े जाने थे। अब जब सैटेलाइट का डिज़ाइन तैयार हो गया तो राव 3 वैज्ञानिकों की एक टीम लेकर मॉस्को में एकेडमी ऑफ साइंस में मीटिंग के लिए पहुंचते हैं, और यहीं पर कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। राव अपनी किताब में लिखते हैं कि सोवियत वैज्ञानिकों को इस बात पर पूरा भरोसा नहीं था कि भारत पहली बार में ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा कर लेगा। इसीलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि पहले भारत पेलोड बनाने पर काम करे और उसे सोवियत सैटेलाइट के साथ लॉन्च कर दे। जब इस काम में कामयाबी हासिल हो जाएगी तभी सैटेलाइट के बारे में आगे सोचे। लेकिन राव और साराभाई दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे। दरअसल वो चाहते थे कि भारत जल्द से जल्द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में कामयाब होकर आत्मनिर्भर हो जाए। 3 दिनों तक चली इस लंबी बहस के बाद आखिरकार सोवियत वैज्ञानिक इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद अगस्त 1971 में दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी हो जाती है, लेकिन आखिरी सहमति से पहले सोवियत वैज्ञानिक भारत का दौरा करने की बोलते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि भारत में फैसिलिटीज़ कैसी हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब ये हो पाता इससे पहले ही मिशन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद ऐसा लगने लगा था कि भारत का स्पेस मिशन शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद साइंटिस्ट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सभी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो आखिर क्या था वो झटका जिसने उस टाइम पे हर साइंटिस्ट को अंदर तक हिलाकर रख दिया था? अब इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ जानना बाकी है जो कि बहुत ही दिलचस्प और बढ़िया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।